स्वागत है आप सभी का भारतीय राज्य व्यवस्था की इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला में हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से भारत का संविधान निर्मित हुआ और भारत के संविधान को बनाने के लिए उससे पहले अर्थात अंग्रेजों के समय के कुछ एक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे 1857 से पहले के बहुत सारे एक्ट अधिनियमों के बारे में बात करेंगे। 1857 के बाद के अधिनियमों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि हम 1857 से पहले के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये सभी एक्ट 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित किए गए। और यदि हम 1857 के बाद अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियमों की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। उस संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना चाहिए 1857 से पहले की कुछ घटनाओं के बारे में। जैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। 1611 में अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टम में स्थापित की। 1651 ईस्वी में हुगली के किनारे अंग्रेजों ने, इसका एक अधिकारी था ब्रिजमैन, उसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, जिसमें कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी अर्थात इन क्षेत्रों से इन्हें टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिला। तो आइए हम चलते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। यह एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय शासन नियंत्रण स्थापित करने का पहला कदम था। हमें यह भी जानना चाहिए कि यह एक्ट क्यों लाया गया। इस एक्ट को लाने का क्या कारण था? इस एक्ट के लाने का पहला कारण था कि व्यापार एकाधिकार के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को कुछ भुगतान करती थी। 1768 ईस्वी के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब होने लगी थी। कंपनी की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे 1772 में ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगना पड़ा। कंपनी की स्थिति सुधारने तथा नियंत्रण रखने के लिए यह एक्ट लाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति, जिसे सीक्रेट कमेटी कहा जाए, तो गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अब बात आती है कि कंपनी की स्थिति खराब क्यों हुई। तो कंपनी की स्थिति के खराब होने के
बहुत सारे कारण थे, जैसे 1769 का बंगाल का सूखा पड़ जाना। दूसरा कारण था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, यानी पहला एंग्लो मैसूर युद्ध भी कंपनी की स्थिति को खराब करने का एक कारण बनी। कंपनी में बहुत ही भ्रष्टाचार फैल गया था और चाय व्यापार में कंपनी को नुकसान हो रही थी। तो ये कुछ कारण थे कि कंपनी की स्थिति खराब क्यों हुई। अब हम लोग जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं के बारे में। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं जिसे हम लोग जानेंगे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर उनके अधीन हो गए, जबकि वे सभी पहले एक दूसरे से स्वतंत्र थे। और इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्ट के द्वारा जो पहले गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और किसी कानून को बनाने या लागू करने के लिए परिषद मतदान के जरिए निर्णय लेता था। हालांकि इसमें गवर्नर जनरल भी वोट देते थे। ऐसा ही मद्रास तथा बम्बई में भी था। कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो हमें यह भी जानना होगा कि ये जो कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया, तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी अब वो मतलब भारतीयों से न तो उपहार ले सकते थे और न ही रिश्वत ले सकते थे। इसी प्रकार कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से भी मना कर दिया गया। इसके बाद इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण समाप्त हो गया। कंपनी को भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो यह थी रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। हालांकि यह रेगुलेटिंग एक्ट जो कंपनी की स्थिति को सुधारने के लिए या मुख्य रूप से कहा जाए तो ब्रिटिश संसदीय शासन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन फिर भी इस एक्ट में बहुत सारी कमियां थीं। जैसे गवर्नर जनरल जितना पावरफुल दिखता था उतना था नहीं, क्योंकि हर कानून को पास कराने के लिए उसको परिषद से सहमति लेनी होती थी, लेकिन जवाबदेही गवर्नर जनरल की होती थी। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन कर तो दिए गए थे, लेकिन उनकी शक्तियों का विभाजन स्पष्ट नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल दोनों के बीच मतभेद बहुत अधिक होने लगे थे। दोनों एक दूसरे को अपने अधीन रखना चाहते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां भी थीं और इसीलिए समय समय पर सुधार हेतु तो बहुत सारे एक्ट आते गए, जिन्हें हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। तो यह जो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने सुझाव दें, इस चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
है।